बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। तारीख इस्लाम में 149 नंबर किस्त हम आपके सामने पेश कर रहे हैं और इसमें हम बयान करेंगे हज्जाज और मुल्क। तो दोस्तों, अब्दुल मालिक बिन मरवान के लिए हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर के बाद सबसे ज्यादा खतरनाक ख्वारिज का फितना था। अगर अब्दुल मालिक ख्वारिज की तरफ से चंद रोज और बेफिक्र रहता और इनके इत्तिसाल की तदबीरों में मसरूफ न हो जाता तो यकीनन खरासान और फारस और इराक वगैरह सूबे इसके कब्जे से निकल गए होते। इस फितना को फरोग करने के लिए हज्जाज के सिवा कोई और दूसरा शख्स इराक की गवर्नरी के लिए मौजू न था। हज्जाज ने अपने फराइज को इराक में आकर नहायत खूबी के साथ अंजाम दिया। मौलक बिन अबी सफरों का इंतखाब भी ख्वारिज की सरकोबी के लिए बहुत उम्दा और सही इंतखाब था। अब जबकि कई बरस की कोशिशों के बाद ख्वारिज की तरफ से इत्मीनान हुआ तो अब्दुल मलिक ने सन 78 हिजरी में कूफा और बसरा में यानी इराक के सिवा खरासान और सजिस्तान भी बराह रास्त हज्जाज की हुकूमत और इंतजाम में दे दिया गया। इस तरह गोया हज्जाज को तमाम मशरक ममालिक इस्लामिया का हाकिम बना दिया। हज्जाज ने इसी साल मोहलत और सफरा को खरासान का हाकिम और अबैदुल्ला बिन अम्र बकरा को सजिस्तान का अमीर बनाकर रवाना किया। मौलव अब तक एक मशहूर सिपह सलार था, लेकिन अब वो अमीर खरासान बन गया। मौलव सन 80 हिजरी तक खुद बसरा ही में मकीम रहा और अपनी तरफ से अपने बेटे हबीब को खरासान का अमीर बनाकर भेजा। हबीब ने बाप की हदायत के मुवाफिक खरासान में जाकर उमिया बिन अब्दुल्ला और इसके अहलकारों से किसी किस्म का तौरस नहीं किया और ना ही इनकी तजीम तकरीब में किसी किस्म का फर्क आने दिया। मौलव की बेटी हिंद बिनत महलब से हज्जाज ने शादी कर ली और इस तरह मलब को हज्जाज के साथ रिश्तेदारी का भी तल्लक हासिल हो गया। सन 80 हिजरी में मलब ने खुद खरासान में आकर मुल्क का एहतमाम और इंतजाम अपने हाथ में लिया और 5000 की जमेत लेकर मावरा अल नहर की तरफ बढ़कर मुकाम कश का मुहासरा किया। यहाँ बादशाह हकीम के चचाजाद भाई ने आकर मदद की दरखास्त की। मलब ने अपने बेटे यजीद को इसके साथ भेज दिया। यजीद ने शाह नकीन को कत्ल किया और हतन का मुल्क इसके भतीजे को सुपुर्द करके हस्बे मंशा अहदनामा लिखवा कर वापस आया। इन अयाम में मौलब ने अपने बेटे हबीब को 4000 फौज देकर बुखारा पर हमला करने के लिए भेजा। वाली बुखारा ने 40,000 फौज से मुकाबला किया, मगर अंजाम कार हबीब को फतह और बुखारा वालों को शिकस्त हासिल हुई। हबीब बहुत सा सामान गनीमत लेकर महलब की खिदमत में वापस आया। कश का मुआसरा 2 बरस तक जारी रहा। बिलाखिर कश ने जजिया देना मंजूर किया और महलब बाद सुलह कला कश से वापस हुआ। मुलब जब खरासान की दौरान सुल्तनत मरो में आकर वहां से मावरा अल नहर यानी शहर कश की तरफ रवाना हुआ तो मरो में अपने लिए मुगीरा को अपनी तरफ से अमीर मुकर्रर कर गया था। अभी कश का मुआसरा जारी था कि मलब के पास मुगीरा की फौत होने की खबर पहुंची। मलब ने अपने बेटे यजीद को, जो मलब के पास मौजूद था, मोरो का हुक्म मुकर्रर करके 30 आदमी के साथ मोरो की तरफ रवाना किया। यजीद जब बसत के एक दरे में पहुंच जाते तो वहां 500 तुर्कों से मारपीट हो गई। उन्होंने तमाम मालो असहाब जवानों के हमरा था तलब किया। यजीद ने निकाल किया। आखिर यजीद के किसी हमराई ने कुछ थोड़ा सा सामान देकर इन तुर्कों को रजामंद कर लिया, लेकिन वो ये मान लेकर कुछ दूर चले गए और फिर लौट कर आए कि हम तमाम माल और असबाब के लिए बगैर न छोड़ेंगे। यजीद ने इन्हें 30 आदमियों से इनका मुकाबला किया, इनके सरदार को मार डाला और सबको भगा दिया। मोरो में पहुंचकर यजीद अपने भाई की जगह हुकूमत करने लगा। इस वाक्य के चंद ही रोज के बाद मौलब अहले कश से सुलह करके लौटा। इस मसालत में यह बात भी तय हो गई थी कि अहले कश अपने बादशाह के लड़कों के मुसलमानों को सुपुर्द कर दें और ये लड़के बतौर जमानत इस वक्त तक मुसलमानों के जेर रास्त रहे जब तक मुकर्ररा रकम जजिया अहले कश मुसलमानों की खदमत में हाजिर करें। मौलब अपनी तरफ से हरीस बिन कतना को वहां जर फदिया या जजिया वसूल करने और लड़कों को वापस देने की घर से छोड़ आया था। मौलब जब कश से रवाना होकर बलख पहुंचा तो इसने हर्ष बिन कता को एक कासद के जरिए हतला दी कि तुम जरफदिया लेकर लड़कों को इस वक्त तक न छोड़ना जब तक तुम खुद सरजमीन में बलख में न पहुंच जाओ। मुद्दा इससे मलब का यह था कि जो वक्त रास्ते में यजीद को पेश आई वही मुसीबत हारिस को पेश न आए।
حریص نے یہ خط اہل کش کو دکھا دیا اور کہا کہ اگر تم فوراً جزیہ مجھ کو دے دو تو میں تمہارے لڑکوں کو یہیں تمہارے سپرد کر دوں گا، اور امیر ملک سے کہا دوں گا کہ آپ کا خط آنے سے پہلے میں روپیہ لے کر لڑکوں کو واپس دے چکا تھا۔ اہل کش نے فوراً روپیہ ادا کر دیا، لڑکے واپس لے لیا۔ راستے میں ترکوں نے حریص کے ساتھ بھی وہی برتاؤ کیا جو یزید کے ساتھ کیا تھا۔ لڑائی ہوئی، بہت سے آدمی حریص کے مارے گئے، بہت سے ترکوں نے گرفتار کر لیا اور پھر ان گرفتاریوں کو زر فدیہ لے کر واپس دیا۔ جب مولب کے پاس حریص بن کر قتلہ پہنچا اور اس نے اپنے حکم کی خلاف ورزی کی، سزا میں 20 کوڑے لگوائے۔ اس سزا کے بعد حریص نے لوگوں کے سامنے مولب کے مار ڈالنے کی قسم کھائی، اور مولب کو اس کا حال معلوم ہوتا اس نے حریص کے بھائی ثابت بن قتلہ کو بلا کر نرمی کے ساتھ سمجھایا اور اس کو اپنے سامنے بلایا۔ حریص نے مولب کے سامنے بھی اپنے گستاخانہ قسم کا احاطہ کیا۔ مولب نے چشم پوشی کی راہ سے رخصت کر دیا۔ حریص اور ثابت اب اپنے دل میں ڈرے اور اپنے 300 ہمراہیوں کو مولب کے پاس سے بھاگ گئے اور سیدھے موسیٰ بن عبداللہ بن حازم کے پاس مقام ترمز میں پہنچ گئے۔ موسیٰ بن عبداللہ بن حازم کا حال اوپر ہم بیان کر چکے ہیں۔ اس نے اپنی ایک الگ خود مختار حکومت قائم کر لی تھی اور خراسان کے امیروں سے برسر پیکار رہتا تھا۔ یہ واقعہ سن 82 ہجری کا ہے۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ کل تک کے لیے اللہ حافظ۔